हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन कहा था, वो सारी चीजें हमने देखी थी। इनफैक्ट उसके काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। अब मैं बात करूंगा यहां पर रन ऑफ की। ऑल्दो रन ऑफ जो टर्म आपके लिए है वो अब एकदम नया टर्म तो नहीं बचा आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अब क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन ऑफ, रन ऑफ होता क्या है, ये आपके दिमाग में क्लियर है। चलिए अब एक बात समझिए कि भाई हमने बोला कि बारिश हुई, एक जरा पुराने एकदम एकदम पीछे जाते हैं हाइड्रोलॉजी में, कि बारिश हुई, बारिश के पानी का एक हिस्सा तो इवेपोरेट होगा, एक हिस्सा इंटरसेप्शन में, एक हिस्सा डिप्रेशन स्टोरेज में और एक हिस्सा इनफिल्ट्रेट। ऑल्दो इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज भी इवेपोरेट या इनफिल्ट्रेट होगा आगे ना पीछे, लेकिन अभी एक जनरल सिनारियो में अगर मैं बोलूं तो बारिश आई, देखिएगा जरा, अगर मैं आपसे एक ऐसी जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा उस इक्वेशन को। मैंने कहा रेनफॉल, जो भी रेनफॉल हुई, इस रेनफॉल में से मैंने कुछ लॉसेस सब्ट्रैक्ट किए। क्या है लॉसेस वो मैं बताऊंगा। रेनफॉल में से कुछ लॉसेस सब्ट्रैक्ट किए, या चलिए एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली इसको लॉसेस ना लिख के मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं तो बताइएगा। रेनफॉल में से मैं कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज, ठीक है। मैंने रेनफॉल में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखिएगा। रेनफॉल में से मैंने इंटरसेप्शन सब्ट्रैक्ट किया, डिप्रेशन स्टोरेज सब्ट्रैक्ट किया, इनफिल्ट्रेशन सब्ट्रैक्ट किया और इवेपोरेशन सब्ट्रैक्ट किया। देखिए जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, रेनफॉल में से इंटरसेप्शन सब्ट्रैक्ट किया, डिप्रेशन स्टोरेज सब्ट्रैक्ट किया, इनफिल्ट्रेशन सब्ट्रैक्ट किया और इवेपोरेशन सब्ट्रैक्ट किया। बताओ क्या मिलेगा? रन ऑफ मिल जाएगा। रन ऑफ मिल जाना चाहिए ना। तो ये जो सारी चीजें लिखी हैं, ये जो सारी बातें लिखी हैं, ये मेरे लिए लॉसेस हैं अगर मैं बात कर रहा हूं रन ऑफ की। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रन ऑफ, तो रन ऑफ के रिस्पेक्ट में, रन ऑफ के लिए इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन सब लॉसेस कंसिडर करूंगा मैं। ये सब सारी चीजें लॉसेस हैं मेरे लिए अगर मैं स्पेशली रन ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रन ऑफ, अगर मैं रन ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं तो ये बाकी सारी चीजें विल बी कंसिडर्ड एज द लॉसेस। तो फाइनली मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं, जरा देखिएगा। मैं फाइनली कह रहा हूं रेनफॉल माइनस लॉसेस will be equal to run off. रेनफॉल माइनस लॉसेस को मैंने कहा that will be equal to run off. क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए, इन लॉसेस में मैंने क्या क्या कंसिडर किया है। ये लॉसेस क्या क्या थे मेरे, अगर मैं इन लॉसेस की बात करूं तो जरा देखिए भाई, इस लॉस में जो सबसे पहली चीज बाहर निकल के आई दैट इज इंटरसेप्शन। सबसे पहले क्या आया? इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज, इवेपोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। यही तो लॉसेस है मेरे लिए अगर मैं स्पेशली रन ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रन ऑफ, देन इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज, इवेपोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन विल बी कंसीडर्ड एज द लॉसेस। इनको मैं लॉसेस कंसीडर कर लूंगा। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है हमेशा। दूसरी बात समझिए, अगर तेज बारिश हो रही है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है अ हैवी रेनफॉल, अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल रहा है कि हैवी रेनफॉल हो रही है, तो इनमें से कुछ लॉसेस हम वैसे ही निगलेक्ट कर देंगे। कौन कौन से मालूम है? इंटरसेप्शन,
डिप्रेशन, स्टोरेज, इवेपोरेशन। फिर हम मानेंगे कि भाई जो थोड़ा बहुत पानी अगर जा भी रहा है कहीं तो वो इन्फिल्ट्रेशन में जा रहा होगा। एक सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है तो मौसम भी तो ठंडा रहेगा। अगर बहुत हैवी रेनफॉल हुई है मौसम ठंडा रहेगा कि नहीं? और अगर मौसम ठंडा है तो हम क्या मान सकते हैं इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा। इन जनरल बात, जीरो नहीं होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो क्या मैं ये ऐसा मान सकता हूं, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि भाई टेम्परेचर भी काफी कम रहा होगा? तेज बारिश होती है टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, इवेपोरेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई इवेपोरेशन का रेट काफी रिड्यूस हो गया है एंड आई विल कंसीडर इट एज जीरो, आई विल कंसीडर इट एज जीरो। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर पानी नहीं रुकेगा, वो तो सीधे नीचे आ जाएगा। चांसेस रुकेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं रुकेगा, लेकिन बहुत कम रुकेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी तो पेड़ पौधों की पत्तियां उस पानी को अपने ऊपर में स्टोर करके या रोक के नहीं रख पाएंगी। तेज बारिश थी ना, तो इंटरसेप्शन भी खत्म, एवेपोरेशन मैं मान रहा हूं खत्म, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई थी तो इवेपोरेशन भी खत्म। डिप्रेशन स्टोरेज का पानी भी तो अल्टीमेटली इवेपोरेट होता या जमीन के अंदर जाता, इवेपोरेशन मैं वैसे ही कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो डिप्रेशन स्टोरेज वाला पानी भी तो इन्फिल्ट्रेट हुआ। तो ले देके आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? अगर तेज बारिश हो रही है तो मैक्सिमम तो रन ऑफ ही मिलेगा आपको, लेकिन जो थोड़े बहुत लॉसेस होंगे उन लॉसेस को मैं इन्फिल्ट्रेशन में ही कंसीडर करूंगा, सिर्फ अगर बारिश तेज है तो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग कि इफ हैवी रेनफॉल, इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल, इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के केस में मेरे लिए लॉसेस का मतलब सिर्फ इनफिल्ट्रेशन रह जाएगा। हैवी रेनफॉल के केस में मेरे लिए लॉसेस का मतलब सिर्फ इनफिल्ट्रेशन रह जाएगा एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये बात आई होप क्लियर हो गई। अब मैं बोलूं रन ऑफ का मतलब क्या है। चलो ये सब तो समझ में आ गया हमको, और रन ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया हमको दिमाग में है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन ऑफ। तो हमने कहा भाई रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ रेनफॉल विच फ्लोज एंड मीट्स टू द वाटर बॉडी। आगे ना पीछे वो पानी वाटर बॉडी से जाके मिलेगा, यही है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको रन ऑफ की सीन समझाता हूं कि रन ऑफ किस तरीके से हो रहा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ दो तीन टर्म्स हम लोग वहां पर डिफाइन करेंगे। सपोज करिए ये मेरा एक ग्राउंड लेवल है और ये वहां की कोई एक वाटर बॉडी है। ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है ये कोई एक वाटर बॉडी है, सपोज करिए नदी नाला तालाब कुछ भी होगा ये। ठीक है भाई, ये एक वाटर बॉडी है। अब बारिश हुई और मैं मान रहा हूं हैवी रेनफॉल है, मैं मान रहा हूं कि रेनफॉल कैसी है, हैवी है। हैवी है तो जो थोड़ा बहुत लॉस होगा भी वो क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन के रूप में होगा। ऐसा मत मानिएगा कभी भी कि अगर बारिश बहुत तेज हो रही है तो पूरा ही का पूरा रन ऑफ मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा। अरे थोड़ा बहुत इनफिल्ट्रेशन तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत इनफिल्ट्रेशन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि बारिश तेज है और तेज बारिश में जो लॉसेस आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के रूप में मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई और किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। चलिए तो ये कुछ सिनारियो था, और सपोज करिए ये ग्राउंड लेवल है आपका, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे जब मैं गया तो यहां पर कहीं ये आपका वाटर टेबल, ग्राउंड लेवल के नीचे यहां पे कहीं आपका वाटर टेबल है, होगा ही वाटर टेबल, कहीं ना कहीं तो होगा भाई। यहां पे ये नदी है तो नदी है तो यहां पे तो वाटर टेबल होगा ही कहीं। ये सपोज करिए आपका वाटर टेबल है। ठीक है, अब बारिश हुई, बारिश हुई, ये ऊपर बादल हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज यहां पर।
ये आपके क्लाउड्स हैं, यहां से जो बारिश हुई, इस बारिश के पानी के साथ देखिए भाई, मैं बाकी और कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं, मैं इवेपोरेशन, इंटरसेप्शन कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ रन ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट रन ऑफ। जरा देखिएगा, इस बारिश के पानी जब जमीन पे आया तो एक पानी तो डायरेक्टली इस नदी के ऊपर में भी गिरेगा ना भाई, गिरेगा कि नहीं? एक पानी तो डायरेक्टली इस नदी के ऊपर में भी गिरेगा ना। चलिए इस पानी को मैं कह रहा हूं वन, इस पानी को नाम दे रहा हूं वन का, ठीक है। एक पानी इस जमीन के ऊपर से फ्लो करता हुआ इस नदी में आके मिलेगा, इसको मैं कह रहा हूं टू, ठीक है। एक पानी जमीन के अंदर जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है जाएगा, इन्फिल्ट्रेट तो होगा ना भाई। चलो हल्का फुल्का एक इन्फिल्ट्रेशन भी दिखा देते हैं अपन यहां पर। ये यहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ज्यादा नहीं होगा लेकिन तब भी जीरो तो नहीं होगा ना इन्फिल्ट्रेशन। ये पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ, इन्फिल्ट्रेट होने के बाद क्या गारंटी है पूरा का पूरा पानी वाटर टेबल से जाके मिले? गारंटी है क्या इस चीज की कि जो पानी जमीन के अंदर चला गया, क्या गारंटी है कि वो पूरा का पूरा पानी जाके इस वाटर टेबल से मिले? कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। ये वाटर टेबल था मेरा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरा का पूरा पानी वाटर टेबल से जाके मिले। हो सकता है इस पानी का एक हिस्सा वाटर टेबल से मिले बिना अंदर ही अंदर इस नदी से जाके मिल जाए। वाटर टेबल पे नहीं मिला ये वाला पानी देखिए, ये जमीन के अंदर तो गया, लेकिन जमीन के अंदर जाने के बाद ये वाटर टेबल से नहीं मिला और इस जोन में जो सॉइल थी उस सॉइल के अंदर से ही फ्लो करता हुआ इस वाटर बॉडी से जाके मिल जाएगा। इस पानी को मैंने कहा पानी नंबर 3, इसको मैंने कहा वाटर नंबर 3। और एक पानी जो जमीन के अंदर आ चुका है, उस पानी का एक हिस्सा वाटर टेबल से जाके मिलेगा, मान रहा हूं इस बात को मैं। ये वाटर टेबल से जाके मिल गया, और वाटर टेबल से जाके मिलने के बाद भी तो ये पानी फ्लोइंग की स्टेज में ही रहेगा ना, फ्लो तो करेगा ना भाई, और कभी ना कभी देर सबेर इस वाटर बॉडी से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ये है मेरा पानी नंबर 4। ऐसे ही कुछ सिचुएशन बन रही होगी। ये मेरा वाटर टेबल था, है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी होगी कि भाई बारिश हुई, बारिश के पानी का एक हिस्सा तो डायरेक्टली नदी के ऊपर गिर रहा होगा, बट ऑब्वियस सी बात, एक हिस्सा इस रोड के ऊपर से बहता हुआ इस नदी में आ रहा होगा, कुछ हिस्सा जमीन के अंदर गया होगा इन्फिल्ट्रेशन के रूप में, लेकिन वो पूरा का पूरा पानी वाटर टेबल से जाके नहीं मिलेगा। उस पानी का एक हिस्सा वाटर टेबल से मिले बिना इस सॉइल के अंदर से ही फ्लो करता हुआ इस नदी में मिल जाएगा, और कुछ पानी जमीन के अंदर जाएगा, वाटर टेबल के साथ मिलेगा, लेकिन वाटर टेबल से मिलने के बाद कभी ना कभी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आज के आज हो जाएगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी ये पानी इस वाटर बॉडी के साथ मीट कर सकता है ना। यही कुछ सिचुएशन रहेगी। 4 तरीके से पानी इस वाटर बॉडी से जाके मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ मतलब हर वो पानी जो वाटर बॉडी से जाके मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी करके अगर पानी वाटर बॉडी से जाके मिल रहा है, वो सारा पानी रन ऑफ कहलाता है। The water which ultimately meets with the water body will be known as runoff. The part of the rainfall which will ultimately meet with the water body will be known as runoff.
तो चार तरीके से मिल रहा है ना पानी वाटर बॉडी से, ये भी तो पानी वाटर बॉडी से मिल रहा है, भले डायरेक्टली आसमान से सीधे नदी में गिर रहा है, अरे लेकिन मिल रहा है ना वाटर बॉडी से। ये भी रन ऑफ है, ये भी रन ऑफ है, ये भी रन ऑफ है, ये भी रन ऑफ है। समझे बात को? ये सारा कुछ रन ऑफ है आपका। दीज आर ऑल दी पार्ट्स ऑफ रन ऑफ। आई होप दिस डायग्राम मस्ट बी क्लियर। अब इनके नाम देंगे हम। रन ऑफ नंबर 1 2 3 4, इनके नाम क्या है चलिए जरा देखते हैं। यहां पे लिखते हैं रन ऑफ, और इस रन ऑफ को मैं क्लासिफाई करता हूं दो कैटेगरी में। दिस रन ऑफ इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। कौन कौन सी भाई? एक है आपका डायरेक्ट रन ऑफ और एक है आपका बेस फ्लो। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रन ऑफ एंड द सेकेंड वन इज बेस फ्लो। रन ऑफ दो कैटेगरी में क्लासिफाई होगा, डायरेक्ट रन ऑफ एंड द सेकेंड वन इज बेस फ्लो। अब ये दोनों चीजें क्या है जरा ध्यान से देखिए। डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब हर वो पानी जो वाटर टेबल से मिले बिना, ध्यान से सुनिएगा, बारिश के पानी का वो हिस्सा जो वाटर टेबल से मिले बिना नदी में जाके मिलता है। डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट रन ऑफ। बारिश के पानी का वो हिस्सा जो वाटर टेबल से मिले बिना नदी नाले तालाब में जाके मिल जाता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ। तो इस डायग्राम में देखिएगा जरा, क्या मैं बोल सकता हूं ये डायरेक्ट रन ऑफ है, ये डायरेक्ट रन ऑफ है और ये डायरेक्ट रन ऑफ है? ये तीन हुए कि नहीं डायरेक्ट रन ऑफ? ये तीनों कैसे हो रहे हैं? सीधे सीधे वाटर टेबल से मिले बिना नदी में जाके मिल रहे हैं, है ना? तो डायरेक्ट रन ऑफ को भी मैं तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा भैया। डायरेक्ट रन ऑफ इज अगेन क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। मालूम है कौन कौन सी? कैटेगरी नंबर 1 रन ऑफ डायरेक्टली ओवर स्ट्रीम। डायरेक्ट नदी के ऊपर में जो पानी, स्ट्रीम मतलब वाटर बॉडी, मैं नदी बोल दे रहा हूं उसको, डायरेक्टली नदी के ऊपर में जो बारिश हुई, पॉइंट नंबर 1 इस डायग्राम के हिसाब से मैं ले रहा हूं 1। तो 1 मतलब क्या है? 1 मतलब है रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम। सेकेंड पार्ट कौन सा दिख रहा है यहां पर? जो ग्राउंड के ऊपर से बहता हुआ इस नदी में आके मिल रहा है, जो ग्राउंड के ऊपर से बहता हुआ इस नदी में आके मिल रहा है, इसको मैं कहूंगा सरफेस रन ऑफ। दिस विल बी नोन एज सरफेस रन ऑफ। ये कहलाएगा सरफेस रन ऑफ। ये जो सीरियल नंबर डाल रहा हूं 1 2, ये इस डायग्राम के कंटेक्स्ट में ही डाल रहा हूं। 1 मतलब ये वाला, 2 मतलब ये वाला, 3 जो लिखूंगा वो ये वाला है। रन ऑफ नंबर 3 कहलाता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। रन ऑफ नंबर 3 कहलाता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। रन ऑफ नंबर 3 इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। कौन सा वाला? जो जमीन के अंदर तो गया, जो जमीन के अंदर तो गया लेकिन वाटर टेबल से मिले बिना नदी में चला गया। जमीन के अंदर जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है ये पानी, लेकिन नीचे जमीन के अंदर जाके, ग्राउंड के अंदर जाके, सॉइल के अंदर जाके वाटर टेबल से नहीं मिल पा रहा। वाटर टेबल से मिले बिना ही ये सॉइल के अंदर से फ्लो करता करता किसी वाटर बॉडी से जाके मिल जाएगा सीपेज के थ्रू। दैट इज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। और जो चौथा बचा आपका, दैट इज बेस फ्लो, जो वाटर टेबल से जाके मिलेगा और वाटर टेबल से मिलने के बाद कभी ना कभी
साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, कभी ना कभी जाके आपकी वाटर बॉडी से जाके मिलेगा। तो ये बेस फ्लो, इन सब की अब डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे अगली स्क्रीन पे, लेकिन डायरेक्ट रन ऑफ क्या है और बेस फ्लो क्या है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्ट रन ऑफ में 3 कंसीडरेशन हम लोग ले रहे हैं। एक वो पानी जो सीधे नदी के ऊपर में गिर रहा है, अरे बारिश होगी तो कुछ पानी तो नदी के ऊपर में भी गिरेगा ना भाई, वो पानी भी तो नदी से मिल रहा है जाके, दैट इज रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम। दूसरा सरफेस रन ऑफ, जो ग्राउंड के ऊपर से फ्लो करता हुआ उसी नदी में आके मिलेगा। तीसरा, जो ग्राउंड के अंदर तो चला गया, इनफिल्ट्रेट तो हो गया, लेकिन इनफिल्ट्रेट होने के बाद वाटर टेबल से नहीं मिला और वाटर टेबल से मिलने से पहले ही किसी नदी नाले तालाब में जाके मिल गया, दैट इज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। और वो पानी जो पहले वाटर टेबल से जाके मिलेगा और वाटर टेबल से मिलने के बाद कभी ना कभी आगे ना पीछे जाके किसी नदी नाले तालाब से मिलेगा, वो रहेगा आपका बेस फ्लो। दैट विल बी द बेस फ्लो। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये जो चीजें लिखी हुई है, डायरेक्ट रन ऑफ वाली जो चीज है, इसको मैं कहता हूं क्विक फ्लो। दिस इज एक्चुअली द क्विक फ्लो, मतलब तुरंत मिल जाएगा ये नदी में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ज्यादा टाइम, भाई ये पानी तो डायरेक्टली नदी पे आ ही रहा है, ये भी रोड के ऊपर से बहता हुआ नदी नाले तालाब में मिल जाएगा, इसको भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारा जो डायरेक्ट रन ऑफ है, इस डायरेक्ट रन ऑफ को मैं क्विक फ्लो की कैटेगरी में रखता हूं। और ये जो आपका बेस फ्लो है, दिस बेस फ्लो इज कंसिडर्ड एज डिलेड फ्लो। इस बेस फ्लो को मैं डिलेड फ्लो कंसिडर करता हूं। ये डिलेड फ्लो है, इसमें समय लगेगा, कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डिलेड फ्लो में कितना समय लगेगा। क्लियर है बात? तो जरा इन सब की डेफिनेशंस लिख लेते हैं, रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम, सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड बेस फ्लो की। इसकी तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम, द वाटर विच मीट्स द रिवर डायरेक्टली, डायरेक्टली नदी के ऊपर में जो पानी गिर रहा है, या मेरे ख्याल से किसी की भी जरूरत नहीं है। रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम, वो रन ऑफ जो डायरेक्टली नदी के ऊपर में गिर रहा है, दैट इज रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम। वो रन ऑफ जो सरफेस, ग्राउंड सरफेस के ऊपर से फ्लो करता हुआ नदी में मिल रहा है, दैट इज सरफेस रन ऑफ। चलो लिख ही लेते हैं। रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम का नहीं लिख रहा हूं मैं, आई विल राइट सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ की डेफिनेशन, द वाटर which flows over the ground surface the water which flows over the ground surface and meets the stream, stream बोल दीजिए, water body बोल दीजिए, नदी बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए, the water which flows over the ground surface and meets the stream will be known as surface runoff। उसको मैं surface runoff का नाम दूंगा। दूसरा आपका प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, दूसरा आपका प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। क्या होगा प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो? जो जमीन के अंदर तो गया, बट विदाउट मीटिंग द वाटर टेबल इट विल मीट विद द स्ट्रीम। द वाटर which moves into the ground and meets the stream without meeting the वाटर टेबल। वाटर टेबल से मिले बिना, WT मतलब वाटर टेबल, वाटर टेबल से मिले बिना जो पानी ग्राउंड के अंदर तो गया,
ग्राउंड के अंदर गया और सीधे नदी में जाके मिल गया विदाउट मीटिंग द वाटर टेबल, दैट विल बी द प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। इसको हम प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो कहेंगे। और बेस फ्लो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द बेस फ्लो? व्हाट इज बेस फ्लो? water which meets the water table before meeting with stream. The water which meets the water table before meeting with the stream. स्ट्रीम से मिले बिना पहले वाटर टेबल से मिलेगा, पहले वाटर टेबल से मिलेगा, उसके बाद अगर स्ट्रीम में जाके मिल रहा है तो उस पानी को मैं कहूंगा बेस फ्लो। कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्लियर हो गई बात ये? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, बेस फ्लो। और ये सब कुछ रन ऑफ की कैटेगरी में है। ये सब कुछ किस कैटेगरी में है? रन ऑफ की कैटेगरी में है। These all things come under the category of runoff. I hope क्लियर है ये बात। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो आगे की एक बात समझिए जरा। मैं एक जनरल सा सिनारियो आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा जरा। ठीक है, ये कोई एक ग्राउंड सरफेस है और ये आपकी एक वाटर बॉडी है। दिस इज द ग्राउंड लेवल and this is the water body। ठीक है, नदी है सपोज करिए, ये एक रिवर है। आपने देखा होगा कि कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जिसमें साल के 12 महीने पानी होता है। कम ज्यादा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वेरिएशन होगा, लेकिन वो नदी कभी सूखती नहीं है। एग्जाम्पल गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कभी भी सूखी नहीं दिखेंगी। आप कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कुछ पानी तो इन नदियों में हमेशा मिलेगा आपको। दिस टाइप ऑफ रिवर्स आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स। इस टाइप की नदियां कहलाती हैं पेरेनियल रिवर, जिसमें हमेशा पानी आपको मिलेगा। कम ज्यादा हो सकता है, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर कैन रिड्यूस, द डिस्चार्ज इन दैट पर्टिकुलर रिवर कैन रिड्यूस, वो एक अलग चीज है। गंगा नदी हो, यमुना हो, नर्मदा जी हो, ब्रह्मपुत्र है, ताप्ती नदी है, इन सारी नदियों में गर्मी के मौसम में पानी का लेवल नो डाउट डाउन होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं आपने कभी सुना कि गंगा नदी पूरी सूखी है, गंगा जी पूरी सूखी है, या यमुना पूरी सूखी है, नर्मदा जी पूरी सूखी है? ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना। ऐसा हो ही नहीं सकता। द रिवर्स विच कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, जो नदियां साल भर अपने अंदर में पानी कैरी करके चलती हैं, उनको कहा जाता है पेरेनियल रिवर्स। जानते हैं क्यों कैरी करके चलती हैं वो पानी हमेशा? बताता हूं आप। ये जो वाटर टेबल है ना, इस वाटर टेबल के थ्रू जो बेस फ्लो मिल रहा था, ये जो बेस फ्लो है, ये बेस फ्लो ही इस नदी के अंदर में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हमेशा मेंटेन करके रखेगा। वो कंटिन्यू मिल रहा है। इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो बारिश वगैरह के कारण आ रहा है, लेकिन एक पानी तो इस नदी में हमेशा ही बना हुआ है ना। गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, ये ऐसी नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, इनमें हमेशा पानी मिलेगा आपको। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नदियां कभी सूखी नहीं दिखेंगी आपको कि अरे पूरा नीचे सतह दिखने लगी, रिवर का बेड दिखने लगा आपको। नहीं, कभी नहीं होगा। रीजन, दिस टाइप ऑफ रिवर कंटिन्यूअसली रिसीव द वाटर थ्रू बेस फ्लो। बेस फ्लो से कंटिन्यूअसली वाटर मिल रहा है उनको। सरफेस रन ऑफ हो सकता है बारिश के मौसम, गर्मी के मौसम में नहीं मिले। रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम हो सकता है गर्मी के मौसम में ना मिले,
प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो सकता है गर्मी के मौसम में ना मिले, लेकिन ये नदियां जो हैं ये कंटिन्यूअसली बेस फ्लो के थ्रू पानी ले रही हैं। बेस फ्लो के थ्रू पानी इनको हमेशा मिल रहा है, साल के 12 महीने इनको पानी मिल रहा है थ्रू द बेस फ्लो। एंड दीज टाइप ऑफ रिवर्स आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स, जिसमें हमेशा पानी बना रहेगा। पेरेनियल रिवर्स which receives water throughout the year. The river which receives the water throughout the year are known as perennial rivers. कहां से मिल रहा है इनको ये पानी? बेस फ्लो से। द रिवर विच रिसीव की स्पेलिंग गलत लिख दी। द रिवर विच रिसीव्स वाटर थ्रू आउट द ईयर थ्रू द बेस फ्लो, बेस फ्लो से ही मिलेगा। बेस फ्लो से लगातार पानी मिल रहा है इनको। अब आप बोलोगे सर बेस फ्लो तो डिलेड फ्लो होता है, फिर कैसे मिल रहा है? अरे कभी ना कभी का पानी तो मिल रहा होगा ना रोज आके भाई। मैं ये थोड़ी बात कर रहा हूं कि आज बारिश हुई और आज ही बेस फ्लो मिलना चालू हुआ। अरे बारिश हुई थी 4 महीना पहले, लेकिन उस बारिश के पानी धीमे 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 कंटिन्यूअसली 12 महीने तक उस नदी से मिलता रहता है, वो बेस फ्लो कहलाता है। और ऐसी नदियां जो बेस फ्लो के थ्रू पानी 12 महीने रिसीव करती रहती हैं अपने अंदर में, दिस टाइप ऑफ रिवर्स आर कंसिडर्ड एज द पेरेनियल रिवर्स। एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जितनी भी बड़ी नदियां हैं हमारे इंडिया में, गंगा हो गई, यमुना जी हो गई, नर्मदा रिवर हो गई, दीज आर ऑल दी पेरेनियल रिवर्स। इनमें कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। फिर कुछ ऐसी नदियां होती हैं, बेस फ्लो से पानी मिल ही नहीं रहा उनको, कभी नहीं मिल रहेगा पानी, क्योंकि वाटर टेबल काफी नीचे है। वाटर टेबल काफी नीचे है, इन नदियों में इस बेस फ्लो वाला पानी नहीं मिल पा रहा। सिर्फ इस नदी में वही पानी मिलेगा जो सरफेस के ऊपर से आया या डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम आया या यहां से आया। बेस फ्लो नहीं मिल रहा। इन नदियों को हिंदी में कहते हैं बरसाती नदियां, जो सिर्फ बारिश के मौसम में पानी दिखाएंगी अपने अंदर में। बारिश खत्म पानी खत्म, होती है ना ऐसी नदियां कि जब बारिश आई तब तो एकदम बढ़िया भर जाएंगी नदियां, बारिश खत्म होने के कुछ दिनों बाद वापस से वो नदी पूरी तरीके से सूख जाएगी। छोटी छोटी नदियां जो होती हैं आसपास अपने शहरों के, वो नदियां कुछ इसी तरीके की होती है। हर नदी नहीं, एक तो पेरेनियल रिवर्स हो गई, उनके मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, लेकिन कुछ नदियां जिनके नाम बहुत ज्यादा वो नहीं रहते हैं, पॉपुलर नहीं रहते हैं ना, हर शहर के अगल बगल में छोटी मोटी कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो बरसात के मौसम में फुल हो जाती हैं और बरसात के बाद सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेस फ्लो का ऑप्शन नहीं था। उन नदियों में बेस फ्लो का ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि बेस फ्लो ही एक ऐसा पानी है जो 12 महीने इस नदी के अंदर में पानी सप्लाई कर सकता है। बेस फ्लो के अलावा बाकी पानी तो तभी मिलेगा जब बारिश हो रही होगी। बेस फ्लो के अलावा बाकी पानी तो तभी मिलेगा ना जब बारिश हो रही होगी, उसके बिना थोड़ी, उसके अलावा थोड़ी मिलेगा पानी कभी। लेकिन बेस फ्लो तो कॉन्स्टेंटली 12 महीने मिल सकता था आपको, क्योंकि वो तो ग्राउंड वाटर टेबल था, जो वाटर टेबल के अंदर का फ्लो सीधे सीधे नदी में मिल रहा था, जो यहां पे नहीं है। तो यहां पे जो पानी मिलेगा वो या तो यहां से मिलेगा या यहां से मिलेगा या यहां से मिलेगा, मतलब डायरेक्ट रन ऑफ के रूप में पानी मिलेगा मुझे। जब डायरेक्ट रन ऑफ का पानी मिलेगा तो इस नदी में पानी रहेगा, जब डायरेक्ट रन ऑफ का पानी नहीं मिलेगा ये नदी सूख जाएगी। इस टाइप की रिवर्स कहलाती है इंटरमिटेंट रिवर, हिंदी में बरसाती नदियां। इंटरमिटेंट रिवर कौन सी नदियां?
which receives water only through direct runoff. वो नदियां जो पानी कहां से लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ से। डायरेक्ट रन ऑफ के अलावा इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है पानी लेने का। इंटरमिटेंट रिवर, द रिवर विच रिसीव्स द वाटर ओनली थ्रू द डायरेक्ट रन ऑफ। बारिश होगी तो डायरेक्ट रन ऑफ प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट रन ऑफ होगा तो उस डायरेक्ट रन ऑफ से ये नदी के अंदर में पानी पहुंच जाएगा। जब डायरेक्ट रन ऑफ आना बंद हो जाएगा तो इस नदी के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज बारिश खत्म हुई कल ये नदी सूख जाएगी, उस नदी में थोड़े समय तक पानी रहेगा, क्योंकि ये वाला पानी, ये जो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो है, ये जो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो है, ये इस नदी के अंदर में पानी कुछ दिनों तक बचा के रखता है, क्योंकि सॉइल के अंदर में सीपेज इतना तेजी से थोड़ी होगा बेटा। देखिए सबसे तेजी से कौन सा पानी पहुंचेगा, ये वाला जो कि सीधे नदी पे गिर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर की स्पीड किस पानी की होगी, जो सरफेस के ऊपर से फ्लो करता हुआ इस नदी में आएगा। तीसरे नंबर की स्पीड होगी उस पानी की जो सॉइल के अंदर से सीप करता हुआ इस नदी में आएगा, है ना। तो ये वाला पानी तो तभी मिलेगा जब बारिश हो रही थी, मान लेते हैं। ये वाला पानी भी मोर और लेस तभी मिलेगा जब बारिश हो रही थी। ये वाला पानी बारिश बंद हो जाने के बाद भी कुछ दिनों तक इस नदी को पानी सप्लाई करता रहेगा, कुछ समय तक, ज्यादा नहीं। कुछ समय का मतलब इतना कम भी नहीं, 1 या 2 दिन नहीं, कुछ महीनों तक पानी सप्लाई करेगा। बरसाती नदियां भी जो होती हैं, आपने देखा होगा बारिश के बाद महीना, 2 महीना, 4 महीना जिंदा रहती हैं। उसके बाद धीमे धीमे पानी खत्म होना चालू होता है और फिर अल्टीमेटली गर्मी आते आते वो नदी वापस से पूरी तरीके से सूख जाती है। तो वो जो जब तक बारिश हो रही थी, तब तक तो रन ऑफ डायरेक्टली ओवर द स्ट्रीम और सरफेस रन ऑफ उसको मिल रहा होगा। बारिश के बंद हो जाने के बाद भी सॉइल के अंदर में तो मॉइस्चर पहुंच चुका था भाई, उस नदी के आसपास का जो एरिया था वहां की सॉइल में तो मॉइस्चर पहुंच चुका था। अब वो मॉइस्चर धीमे 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 सीपेज के थ्रू इस नदी में पानी मिलाता रहेगा और उस कारण से ये नदी कुछ दिनों तक जिंदा रहेंगी। उसके बाद जब ये सीपेज वाला पानी भी खत्म हो जाएगा नदी में पहुंचना, तो धीमे धीमे नदी का लेवल डाउन होना चालू हो जाएगा और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा जब इस नदी में पानी ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये बेस फ्लो वाला पानी तो इस नदी में जाके मिल ही नहीं रहा है। तो इस टाइप की नदियां कहलाती है इंटरमिटेंट रिवर्स। दीज रिवर्स आर नोन एज इंटरमिटेंट रिवर्स। इन नदियों के कोई प्रॉपर नाम नहीं, ये तो आपके आसपास की जो छोटी मोटी नदियां होती हैं, 100-150 किलोमीटर की जो नदियां होती है ना जनरली, कि आपके आसपास की कहीं शहर से निकली और थोड़ा दूर जाके किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, उस टाइप की नदियां ये इंटरमिटेंट रिवर्स कहलाती है। बारिश के मौसम में भरपूर पानी मिलेगा, बारिश खत्म पानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी इंटरमिटेंट रिवर्स। आई होप अब आपको रन ऑफ का कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा कि रन ऑफ है क्या एक्चुअल में, रन ऑफ की बात कहां से शुरू हुई, क्या क्या बातें हुई, है ना। अब दूसरी बात समझिए। अब मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो आपके दिमाग में बहुत पहले से होगा, कैचमेंट एरिया। इसी का दूसरा नाम होता है वाटरशेड। कैचमेंट एरिया या फिर वाटरशेड एक ही चीज है। हमारे यहां कैचमेंट एरिया बोलते हैं, यूरोप साइड वगैरह में जाएंगे तो वहां पे वाटरशेड बोला जाता है, एक ही बात है। चलिए एक चीज समझिएगा, सपोज करिए, और कोई ये कंसेप्चुअल बात नहीं है, ये जो बात मैं कैचमेंट एरिया या वाटरशेड की बता रहा हूं ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन मैं उसकी डेफिनेशन भी नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको उसको मतलब समझा रहा हूं। ये मान लीजिए मेरी एक मेन रिवर है, ये एक मेन रिवर है जो किसी एरिया में फ्लो कर रही थी, लाइन डायग्राम से बता रहा हूं, ये एक मेन रिवर है किसी एरिया की। बट ऑब्वियस सी बात है कि हर नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां जिसको हिंदी में कहते हैं। दीज आर दी
tributaries of this river. These are the tributaries of this river. ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी मेन रिवर है। मान लीजिए गंगा नदी है। इन गंगा नदी की, भाई गंगा नदी निकली आपकी हिमालय से और फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल गई। बीच में कहां से भाई शुरुआत हुई? हरिद्वार पड़ा होगा, हरिद्वार के बाद बनारस, बनारस से कानपुर, कानपुर से पटना, पटना से ये निकल के बे ऑफ बंगाल की तरफ में पहुंची होंगी। ऐसे कुछ रहा होगा। बीच बीच में इनको इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलना चालू हुई होंगी। गंगा नदी से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, अब ये इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, तो इन ट्रिब्यूटरीज का पानी भी इस मेन रिवर में आके मिल रहा है। और इन ट्रिब्यूटरीज में पानी कहां से आ रहा है? आसपास के ये एरिया से। तो मैंने इस पूरे रिवर सिस्टम के अगल बगल में एक ऐसा एक फिजिकल एरिया कंसीडर किया और देखा कि इस पूरे एरिया का पानी इस नदी में आके मिल रहा है। कैसे भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी। कुछ पानी तो डायरेक्टली नदी के ऊपर में गिर रहा होगा, नो डाउट। इतने एरिया से जो रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो रन ऑफ इस नदी में आके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रहा है। तो वो एरिया, जितने एरिया का रन ऑफ किसी वाटर बॉडी से जाके मिलता है, उस एरिया को कैचमेंट एरिया कहते हैं। हर नदी का अपना एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया होता है। हर नदी का, हर वाटर बॉडी का अपना खुद का एक कैचमेंट एरिया रहता है। दो नदियों का सेम कैचमेंट एरिया नहीं हो सकता। टू वाटर बॉडीज विल हैव टू डिफरेंट कैचमेंट एरिया। तो आपका वो फिजिकल एरिया जिसमें ये नदी का एरिया भी इंक्लूड होगा, ये नदी इटसेल्फ विल बी कंसीडर्ड विद इन द कैचमेंट एरिया। ये अपने कैचमेंट एरिया में ही कंसीडर कहलाएंगी। इस नदी, इस ट्रिब्यूटरी, भाई हर जगह से, इस पूरे फिजिकल बाउंड्री को जो आप देख रहे हो, इस फिजिकल बाउंड्री में से हर जगह से पानी या तो इस नदी में पहुंच रहा है, यहां भी पहुंच रहा है, यहां भी पहुंच रहा है, यहां भी पहुंच रहा है, और डायरेक्टली इस नदी में भी पहुंच रहा है। हर जगह से इस पूरे एरिया का रन ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन नदियों में जाके मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इस नदी में मिला कि नहीं मिला? ये अल्टीमेटली इस ट्रिब्यूटरी का पानी भी तो भाई नदी में मिल रहा है। ये जो आपकी ट्रिब्यूटरीज बनी थी, इन ट्रिब्यूटरीज का पानी भी तो इस मेन रिवर में आके मिल रहा है कि नहीं? ये ट्रिब्यूटरीज थी आपकी, सहायक नदियां कहते हैं जिसको हिंदी में। These were the tributaries। तो या तो वो पानी इस ट्रिब्यूटरी में मिलेगा या वो पानी डायरेक्टली इस मेन रिवर में मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सारा का सारा रन ऑफ इस नदी में आके मिल रहा है कि नहीं? सारा का सारा रन ऑफ आपका इस, ये जो मेन रिवर मैंने बनाई हुई है, इस मेन रिवर में आके आपको सारा का सारा रन ऑफ मिल रहा है। तो वो टोटल एरिया जिस एरिया का रन ऑफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी किसी वाटर बॉडी से आके मिलता है, दैट फिजिकल एरिया इज एक्चुअली नोन एज द कैचमेंट एरिया। सीधी सिंपल सी बात, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था कैचमेंट एरिया को समझाने के लिए। कैचमेंट एरिया मतलब सीधा सिंपल सा वो एरिया जिस एरिया का रन ऑफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्लो करता हुआ किसी वाटर बॉडी से जाके मिलेगा, तो इस वाटर बॉडी के लिए दिस विल बी कंसिडर्ड एज द कैचमेंट एरिया। इस वाटर बॉडी के लिए दिस कंप्लीट एरिया विल बी कंसिडर्ड एज द कैचमेंट एरिया। समझ में आ गई होगी बात, आए होगा। दिस इज योर कैचमेंट एरिया। क्लियर? चलिए अब दूसरा देखिए। सपोज करिए मेरी ये एक मेन रिवर है, ये मेन वाटर बॉडी है कोई सी भी, कैन बी रिवर, इट कैन बी एनीथिंग, रिवर ही होगी, और इसकी कुछ ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और
ये इसका कैचमेंट एरिया, ये पत्ती नहीं है, दिस इज द कैचमेंट एरिया। नहीं तो थोड़े दिनों बाद जब ये देखो, नोट्स बना के लिखो तो पता चले, दिमाग में आ जाए कि ये तो सर ने पत्तियां बना दी थी, लीव्स बना दी थी। पत्ती नहीं है भाई, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड दिस इज योर कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये रिवर फाइनली यहां पे आ रही। कुछ ऐसी जनरल बातें बता रहा हूं, कोई कंसेप्ट नहीं है। इस पोर्शन को मैं बोल रहा हूं आउटलेट ऑफ कैचमेंट एरिया, दिस इज द आउटलेट। अल्टीमेटली ये पानी यहां से बाहर होगा, कहीं भी जाएगा, मुझे नहीं पता। दिस इज द आउटलेट ऑफ दिस कैचमेंट एरिया। तो यहां पर मैं एक छोटा सा टर्म डिफाइन कर रहा हूं, उसमें कोई भी बड़ी बात, कोई भी कंसेप्चुअल बात नहीं है, दैट इज टाइम ऑफ ट्रेवल, दैट इज टाइम ऑफ ट्रेवल। कैचमेंट एरिया के किसी भी पॉइंट से इस आउटलेट तक पानी को आने में जो भी टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी नोन एज द टाइम ऑफ ट्रेवल। नाम से समझ में आ रहा है, टाइम ऑफ ट्रेवल कुछ और नहीं है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टेकन बाय वाटर टू रीच द आउटलेट। सबसे कम ट्रेवल टाइम किसको लगेगा? जो पानी इस आउटलेट के पास होगा। सबसे ज्यादा टाइम उस पानी को लगेगा जो सबसे दूर होगा इस आउटलेट से। तो जो भी टाइम लग रहा है जिस भी पानी को इस आउटलेट तक पहुंचने के लिए, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ ट्रेवल, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ ट्रेवल। ठीक है, कोई कंसेप्ट की बात थोड़ी है इसमें भाई। अलग अलग यहां पे जो पानी होगा, यहां पे जो पानी होगा, यहां पे जो होगा, हर पानी को अलग अलग टाइम लगेगा इस आउटलेट तक पहुंचने के लिए। जो भी जितना भी टाइम लग रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ ट्रेवल। एक और चीज समझिए, अब मैं नदी नहीं बना रहा हूं, सिर्फ कैचमेंट एरिया है ये, सपोज करिए इसके अंदर ये किसी नदी का कैचमेंट एरिया है, एंड दिस इज द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट एरिया। मान लीजिए इस कैचमेंट एरिया में ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट से पानी को इस आउटलेट तक पहुंचने में सेम टाइम लग रहा था भाई। बट ऑब्वियस सी बात है, पानी के अलग अलग लोकेशंस हैं, तो पानी को इस आउटलेट तक पहुंचने में अलग अलग टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी होंगी जिस लोकेशन से पानी को इस आउटलेट तक पहुंचने में सेम टाइम लग रहा होगा। होंगी ना कुछ ऐसी लोकेशन जहां से पानी को इस आउटलेट तक पहुंचने में सेम टाइम लग रहा होगा। अगर उन लोकेशंस को मैं एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूं, मान लीजिए ये वो कुछ लोकेशंस थी जहां से पानी को इस आउटलेट तक पहुंचने में सेम टाइम लग रहा था, तो इन लोकेशंस को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो दैट लाइन विल बी नोन एज आइसोक्रोन। उस लाइन को मैं बोलूंगा आइसोक्रोन। इट इज द इमेजिनरी लाइन joining the points of equal time of travel। इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल। जिन पॉइंट से इस आउटलेट तक पानी को पहुंचने में सेम टाइम लग रहा है, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू ज्वाइन करूंगा तो उस इमेजिनरी लाइन को मैं नाम दूंगा आइसोक्रोन्स। तो टाइम ऑफ ट्रेवल और आइसोक्रोन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ ट्रेवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोक्रोन। आइसोक्रोन आर द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल। भाई पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, इन दो पॉइंट से इस आउटलेट तक पानी पहुंचने में सेम टाइम लग रहा था। दिस इज माई आउटलेट,
दिस इज दी आउटलेट। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 से इस आउटलेट तक पानी पहुंचने में सेम टाइम लग रहा था। ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जिन पॉइंट से इस आउटलेट तक पानी पहुंचने में सेम टाइम लग रहा है, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, तो वो जो इमेजिनरी लाइन मुझे मिलेगी, दैट इमेजिनरी लाइन विल बी नोन एज आइसोक्रोन। उसको मैं आइसोक्रोन कहूंगा। टाइम ऑफ ट्रेवल क्या है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ ट्रेवल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और रन ऑफ से रिलेटेड और भी कई सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू।